हम सामान्यतः यह मान लेते हैं कि जो इतिहास पढ़ाता है वह इतिहासकार है, जो इतिहास पढ़ता है वो इतिहास का जानकार है। परंतु यह उसी तरह की गलत बात होगी जैसे हम ये मान लें कि जो साहित्य पढ़ाता है वो साहित्यकार है और जो साहित्य पढ़ता है वो साहित्य का जानकार है। साहित्य की रचना जो करता है वो साहित्यकार होता है और साहित्य पढ़ाने वाला उसके साहित्य को और दूसरों के साहित्य को जानता है। इतिहास के लिए उसी तरह विशिष्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है जैसे साहित्य के लिए, जैसे विज्ञान के लिए। विज्ञान पढ़ाने वाला प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं होता, यद्यपि वह वैज्ञानिक दृष्टि से काम करता है। ठीक यही बात इतिहास के विषय में कही जा सकती है। ऐसे इतिहासकार अपने को दूसरों से ऊंचा सिद्ध करने के लिए यह कहा करते हैं कि वे पेशेवर इतिहासकार हैं। गलती से सही वे अपने लिए सही विशेषण का प्रयोग करते हैं। वे इतिहासकार नहीं हैं, इतिहास का पेशा करते हैं। इतिहासकार वह होता है जिसके पास इतिहास की दृष्टि होती है। इसका एक उदाहरण है कि पेशेवर इतिहासकारों ने यह समझने की कभी कोशिश नहीं की कि समाज का और इतिहास का आपसी रिश्ता क्या है। समाज इतिहास से बाहर होता है या इतिहास को जीता है, और यदि जीता है तो इतिहास की खोज जैसे पुरानी पुस्तकों से की जा सकती है उससे अधिक समाज को समझ करके की जा सकती है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से इतिहास को संजोने की, उसे ग्राह्य बनाने की एक अनुपम विधि कायम करती रही है। वह है उन्हें अनुष्ठानों और पर्वों के रूप में सुरक्षित रखना। पर्व का अर्थ आप जानते हैं, गांठ होता है, और ये पर्व वैसे तो वर्ष में विभाजित हैं, परंतु इनके एक एक के साथ कोई न कोई ऐतिहासिक सत्य जुड़ा हुआ है। हमारे कुछ अनुष्ठान हैं, त्योहार, सतवान, जन्माष्टमी, दीपावली और खिचड़ी। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि ये हमारे इतिहास के विकास के, आर्थिक विकास के चरणों के पर्व हैं। होलिका को मैंने छोड़ दिया था, उसको भी लेना होगा। सतवान में केवल इतना बड़ा पर्व और केवल खाने के लिए सत्तू, यह उस अवस्था की याद दिलाता है जब मनुष्य खाना बनाने के लिए पात्रों का निर्माण नहीं कर सका था, युक्तियां नहीं विकसित कर सका था, और धान को आग में सीधे भूनकर उसके लाई को कूट कर पीस कर अपने लिए खाद्य बनाता था। उसी ज़माने की एक और याद है हमारे भीतर, जिसको हम कहते हैं किसी खुशी के अवसर पर खील बतासे बांटना। लाई नहीं, धान का भुना हुआ कोई अंश नहीं, बल्कि लाई यानी खील
जो खिला हुआ भूनने से धान के पैदा होता है, ये उसी युग की यादगार है। इसी तरह से हम अपने विशेष अवसर पर जो चावल का इस्तेमाल करते हैं यज्ञ आदि के अवसर पर या दान के अवसर पर, उसको हम अक्षत कहते हैं। अक्षत शब्द तो जीवित रहा, परंतु इसके पीछे एक इतिहास है। बहुत प्राचीन अवस्था में जब धान को कूटने की विधि पैदा नहीं हुई थी, तब उसको नक से, आँखों से उसका छिलका उतार करके उसको खाते थे लोग, और वह अनुष्ठानों में बचा रह गया। सतु कृष्णानाम व्रीहीणाम नखैर निर्भिद्य नैरित्रम चर्म श्रपयति। काले धान का को उतार करके उसका छिलका और वह जो बनता था उसी को अक्षत कहते थे, क्योंकि क्षत जो हो गया उसको किसी देवता को चढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए नाम तो अक्षत रखा गया। लेकिन कूटे हुए धान में, चावल में बहुत सारे टुकड़े टूटे हुए भी होते हैं। यही हाल दूसरे पर्वों के साथ है। खिचड़ी उस अवस्था का द्योतक है जब मनुष्य ने खाना पकाना सीख लिया, परंतु बहुत अधिक व्यंजन नहीं पका रहा था, और अभी उसी क्षेत्र में था जिसमें धान की पैदावार होती थी। दो तथ्य इससे निकलते हैं कि हमारा इतिहास, हमारे कृषि का इतिहास धान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, न कि उस क्षेत्र से जिसमें गेहूं और जौ उगाया जाता था। गेहूं और जौ के क्षेत्र में वो बाद में पहुंचे, इसलिए जब धान के क्षेत्र में थे तो उसी सत्तू को वो शालिचूर्ण कहते थे। जब कुरुक्षेत्र में आ गए और यहाँ जौ की खेती, धान और गेहूं की खेती होने लगी, तो सत्तू के लिए प्रयोग बदल गया और वह धाना का यानी भुने हुए जौ का सत्तू बनाया जाने लगा। एक तीसरा है जैसे नाग पंचमी, यह बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें सभी प्रकार के व्यंजन बनते हैं और तरह तरह की क्रीड़ाएं होती हैं, परंतु उसमें भी एक अति पिछड़े हुए चरण का अवशेष बना रह जाता है। यह अवशेष नागपंचमी के भोजन में भी है। जो नवान्न का पकवान होता है उसमें भी है, होलिका में भी है। होलिका में आपने देखा होगा कि जौ की बालियों को सीधे आग पर भूनते हैं, होली के आग पर, और फिर उसको मसल करके खाते हैं जैसे प्रसाद हो। वही प्रसाद होलिका के अवसर पर जो अगले दिन त्योहार होता है उसके पकवानों में मिलाया जाता है और तब उसका भक्षण किया जाता है। हम इस बात को नहीं भूलना चाहते कि एक समय ऐसा था कि जब पकाने और पीसने कूटने के यंत्र नहीं बने थे और हम आग पर भून करके सीधे जौ और दूसरे अनाजों को मसल करके हथेली से खाया करते थे। ये तीनों पर्वों पर मैंने जैसा बताया दोहराया जाता है। इस तरह
हम जो साधारण लोग हैं इतिहास को एक साथ जीते भी हैं और इतिहास का सम्मान भी करते हैं। उनमें इतिहास का ऐसा ज्ञानबोध होता है जो पढ़े लिखे किताबी इतिहासकारों में नहीं होता। किताबी इतिहासकार को मूर्ख बनाया जा सकता है और मूर्ख बनाया जाता रहा है। उसे बताया गया कि आपके पूर्वज संस्कृत भाषा लेकर के किसी अन्य क्षेत्र से भारत में आए थे और यहाँ के निवासियों को भगाकर इस देश पर कब्जा किया था और दूसरों को दास बना लिया था। यह विदेशी कूटनीति का हिस्सा था जिसका आरंभ विलियम जोन्स से हुआ। विलियम जोन्स की योजना तो पूरी हो गई। भारतीय समाज में एक गहरा देशभाव पैदा कर दिया गया कि जो आगे बढ़े हुए हैं वो कहीं अन्यत्र से आए हुए हैं और जो पीछे रह गए हैं वे यहाँ के मूल निवासी हैं। और प्रायः हम लोगों को यह कहते सुनते हैं कि जैसे वनांचल के लोगों को कि वे आदिवासी हैं। आदिवासी सभी थे जिनके इतिहास बोध में पीछे के ये चरण बचा कर रखे गए हैं। वे स्वयं भी उसी पृष्ठभूमि से आए थे जिस पृष्ठभूमि में वनवासी लोग रुक कर आगे बढ़ने से इनकार कर बैठे। और उसका एक कारण था, उसके साथ एक दर्शन जुड़ा हुआ था जिस पर आज हम बात नहीं कर सकते, परंतु इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आगे बढ़ा हुआ इस देश का समाज वो आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ा है। और आर्थिक दृष्टि से इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि उसमें आगे बढ़ने की एक दृष्टि पैदा हुई, अपना भोजन स्वयं पैदा करने की दृष्टि पैदा हुई। इसके सभी लोग कायल नहीं थे। इस पर हम बाद में बात करेंगे। देवासुर संग्राम के संदर्भ में हमने इस पर लिखा है, परंतु यहाँ आपके सम्मुख इसको स्पष्ट करना जरूरी लगेगा। दूसरी चीज हम जो कहना चाहते थे कि हमारे प्रतीकों में समाज में किस तरह इतिहास जिंदा है। अपने वो मर रहा है वो इतिहास कि पहले जब विवाह होता था तो नई वधू को जिस कमरे में रखा जाता था उसको कोहबर, उसमें एक भित्ति रचना की जाती थी, उसको कोहबर कहते थे। कोहबर शब्द का अर्थ है गुहागृह। और उसमें यह याद बनी हुई है कि कभी हमारे पूर्वज गुफाओं में रहा करते थे। हमारा कोहबर भीमबेटका के आश्रयों से जुड़ता है और किस तरह का अंतर संबंध है यह किताबी इतिहासकार नहीं समझ सकता। मैं चाहता हूँ कि आप इतिहास को समाज से जोड़ कर देखें। समाज से उच्छिन्न इतिहास नहीं होता, वो आरोपित षड्यंत्र होता है। भले उसमें तिथियों का, कालक्रम का अधिक ध्यान रखा गया हो और उसकी दृष्टि से हमारे इतिहास की रचना भी होनी चाहिए, परंतु जो समाज में सुरक्षित इतिहास है उसकी रक्षा का ध्यान हमको करना होगा। और यह इतिहास दृष्टि हमें किसी पेशेवर इतिहासकार में नहीं मिलती। इसीलिए मैंने अपनी बात वहाँ से शुरू की थी कि जो पढ़ाने वाले इतिहासकार हैं वे इतिहासकार नहीं हैं, पेशेवर इतिहासकार हैं, यानी इतिहास के अध्यापक हैं। इतिहासकार वह होता है जो इतिहास की रचना करता है और कभी कभी वह रोड़ी रचना अपने स्वार्थ से भी करता है। इसके लिए हमको अपने अगले सोपान में जाना होगा। आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं।